नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास हो तो ऐसी। दोस्तों, अक्सर हम सास बहू के संबंधों पर नई नई टिप्पणियां सुनते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई कहानी सुन ही लेते हैं, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है। यह जितना नाजुक है उतना ही खास भी है। शुरुआती तौर पर दो नए इंसान जब एक साथ रहते हैं और अपने सबसे अनमोल रिश्तों को शेयर करते हैं तो इनसिक्योर होना स्वाभाविक है, और यहीं से शुरुआत होती है छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की, जो आगे चलकर बड़े और असहनीय हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत कुछ हमारी समझदारी और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। बहू यदि बड़ों का आदर सत्कार करे और अगर सास समझदार और जिम्मेदार हो तो वह न केवल अपनी बहू के साथ अच्छे संबंध बना सकती है, बल्कि बेटे बहू के कमज़ोर पड़ते रिलेशनशिप की भी एक मजबूत ढाल बन सकती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसमें सास ने मुश्किल समय में न सिर्फ अपनी बहू का साथ दिया, बल्कि अपने बेटे को भी पत्नी की इज्जत करना सिखाया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मनीषा, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज़ के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती क्या? तुम जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 8 बजे मनोज की गुस्से भरी कड़कती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही यह आवाज़ दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती मनीषा ने हड़बड़ी में तवा किनारे पर रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर मनोज के हाथ में थमाई और बिना एक पल गंवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि दोपहर रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से मनीषा का दिन शुरू होता था। नहा धोकर वह सीधी रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी। मनीषा किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफ़िन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देर हो ही जाती थी, और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति मनोज दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता। हालांकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु मनोज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर बरसता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके मनीषा की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज़। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसकी मनोज के साथ शादी हो गई। मनीषा के एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपनी ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु मनोज थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की माँ बन गई, परंतु परिवार बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ने लगे। मनोज की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए मनीषा ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। मनीषा की तनख्वाह भी मनोज से ज़्यादा थी, जिससे मनोज के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा। और तो और मनोज तो हमेशा उसका परीक्षक बना रहता था। नौकरी से घर लौटी तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु मनीषा ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, ना ही कभी पलटकर उसने जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुन सुनकर उसके कान पकने लगे थे।
वहीं मनीषा की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्यक्षेत्र में भी जल्दी ही सफलता का स्वाद चखा दिया था। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। अब तो मनोज के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज़ लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई न छू ले कि लोग मुझे मनीषा का पति कहकर बुलाने लगे। मनोज के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियाँ निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन मनोज की गुस्से भरी आवाज़ में कुड़ती मनीषा को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह सब देखकर सहम जाते। वह अपनी माँ को चुपचाप काम करते देखते, फिर देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ, पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? मनीषा के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सुनापन और पीड़ा तैर जाती और वह बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। मनोज ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मनीषा ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वे मनीषा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मूर्त था। किसी ने कहा, मनोज सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी तुम्हें मिली है। हर कोई उसके जैसी पत्नी की कामना करता है, ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो मनोज जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहाँ खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटा कर हारी थकी मनीषा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मनोज तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा ही दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। मनीषा कितनी सुंदर है, मनीषा कितनी होशियार है, मनीषा ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? मनोज की आवाज़ में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन मनीषा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर से बोली, मनोज, मैंने जो किया वह हमारे बेटे की खुशी के लिए ही किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई। लेकिन मनोज को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। क्या कर रहे हो? खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। मनोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मनीषा पर चिल्लाने लगता, लेकिन मनीषा चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ साथ मनोज को अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी कि जब भी मनीषा के फ़ोन की घंटी बजती, मनोज लपक कर उठा लेता। फ़ोन किसी का भी हो, मनोज के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फ़ोन पर पूरी तहकीकात करेगा कि मनीषा से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में मनीषा के कलीग्स भी मनीषा का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब मनोज को उसका जेलर कहते थे। सबकी नज़रों में वह दया का पात्र बन चुकी थी। आज मनीषा के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे। मनीषा को
उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह ही रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी निपटा दिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गरम करके सबको खिला देना। तो देवकी जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी, तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर मनीषा तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही देवकी जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली कि बहू, प्यारी लग रही हो, बहू किसी की नज़र ना लगे, देखना आज मनोज भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर मनीषा के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, बहुत खूब, खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब मनोज घर पहुँचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, मनीषा कहाँ हो, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना ले आती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा मनोज, क्यों, आप क्यों खाना लेकर आएंगे, उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मनोज बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। मनोज का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, ये कैसा खाना है, बिल्कुल बकवास, मुझे नहीं खाना। ऐसा खाना कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। अब वह बार बार घड़ी को ही देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए मनीषा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन मनीषा ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर मनोज का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि मनीषा के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मनीषा ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तू आ गई, खाना खाया कि नहीं? मनीषा ने थकी हुई आवाज़ में कहा। नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सब ने बहुत तारीफ़ की। कहते हुए मनीषा ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खाना खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर मनीषा अपने कमरे में आई तो क्रोध में उबलता मनोज अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा। ये वक्त है घर आने का, रात के 10 बज रहे हैं, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाया क्यों नहीं? मनीषा ने कमरे में बत्ती जलाई तो मनोज उसे विस्तारित नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गज़ब की खूबसूरत दिख रही थी मनीषा। तभी मनीषा बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तभी मनोज चिल्लाया, हाँ हाँ खूब जानता हूँ मैं, जितना बन सवर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफ़ ही सुनकर भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। मनोज की बात सुनते ही मनीषा पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक नहीं पाई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, कुछ शर्म है या नहीं? आपके जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानता हूँ,
घर के कामकाज में तो कुछ नहीं करती और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और पार्टी पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो। ऑफिस में मनीषा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया था, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने प्रेम की डोर से आपको खींच लूँगी, लेकिन शायद ही मेरा वहम था। तभी मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। यूँ ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो मनीषा ऊंची आवाज़ में बोली, नौकरी करूँगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा, और अपनी नौकरी अब मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी? नौकरी घर बैठकर तुम्हें वह मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। मनोज की इस बात पर मनीषा ने भरी आंख लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो जाए तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसीलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में ज़रा सी भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आज तेरी अकल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी मनोज नहीं। कहते हुए मनोज जैसे ही मनीषा पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ देवकी जी अंदर आई। उन्होंने मनीषा की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से से भरे लहजे में देवकी जी बोली, मनोज, ये क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त तू जिस पर चीखता चिल्लाता रहता है पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को मनीषा की तरफदारी करते हुए देख मनोज भड़क उठा। माँ, अब हर बार इसे ही सही ठहराते हो। आपको इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। देवकी जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत यह है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। असलियत यह है कि तू उसके हर काम में मीन मेख निकालता है, तो उसे सराहने की बजाय उसकी मेहनत को जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। मनोज अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो, यह हम दोनों के बीच का मामला है। आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर यह सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में देवकी जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल, तेरे लिए जगह सुरक्षित नहीं है, आज रात को मेरे कमरे में सोएगी। मनोज गुस्से से पागल हो चुका था। हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। मनीषा देवकी जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं जानती हूँ मनोज ने तुझे बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। रात भर मनीषा सोचती रही, अगर मनोज की लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दी तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा। क्या वह फिर कभी किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वालों को तो बहाने की ज़रूरत नहीं होती। अगली सुबह हुई। मनोज की आवाज़ सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए घर में घूम रही थी। मनीषा, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज मनीषा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
मनोज ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन मनीषा वहाँ नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहाँ तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो सिर्फ उस पर बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में जाते हुए बोला, माँ, मनीषा कहाँ है? देवकी जी ने कहा, अपने कमरे में होगी, या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया, वह कहीं नहीं है। मनोज की आवाज़ में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। देवकी जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों ने मनोज के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से तो जी सकूंगा। परंतु मन ही मन मनोज परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह मनीषा को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु अब ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर उसे ये सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि मनीषा आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। मनोज की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है। मनीषा के बिना घर अभियान लगने लगा था। पहले जहाँ हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों के खेल रहा करती थी, वहाँ ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। देवकी जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की भागदौड़ से हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी से जल्दी वह दोनों बच्चों और मनोज के टिफ़िन में ब्रेड टोस्ट डाल देती। मनोज, जो पहले मनीषा के बनाए गर्मा गर्म पराठे में मीन मेख निकालता था, अब चुपचाप ब्रेड खा लेता था। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता था और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वह अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चली गई? क्या वह हमें छोड़कर चली गई? क्या वह अब कभी नहीं आएगी? देवकी जी उन्हें दिलासा देती हुई कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी, वह कहीं काम से गई हैं। कहते कहते उनका मन भी भारी होता है। मनीषा की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। देवकी जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज़्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो लेती, नहीं तो कपड़े मैले ही पड़े रहते थे। मनोज भी मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। मनीषा की कमाई घर में न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में मनोज ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची, लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बहुत नाराज़ हो गया। बॉस ने गुस्से से कहा, मिस्टर मनोज, आपने ये क्या हालत बना रखी है? अपने ऑफिस है, गाय भैंस का तबीला नहीं है। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और तो और आप आजकल काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ गुम रहते हैं आप? ऊपर से एडवांस मांगने चले आए। नौकरी करनी है तो ऑफिस में कायदे से आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब मनोज घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? मनोज ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा तो वह बोला, पापा, हर रोज़ हम दोनों की टीचर से डांट सुनने को मिलती है, क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती है वह भी समझ में नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। मनोज अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। मनोज का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा। अब वह देर रात तक जागता रहता था, सोचने लगता कि मनीषा कैसे उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि मनीषा के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी, और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायत ने तो मनोज को भीतर तक हिला दिया था। वह फवक फवक कर रो पड़ा और बोला,
यह मुसीबत मैंने ही खड़ी की है, मैं इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा। लेकिन समझ में तो नहीं आता कि आखिर मनीषा गई कहाँ। वह अपनी सहेली रिया के फ्लैट पर है, देवकी जी ने कहा। तो मनोज ने उनकी ओर देखा। क्या मतलब, आपको मालूम था? हाँ बेटा, मुझे सब बता कर गई थी, देवकी जी ने बेटी की तरफ देखते हुए कहा। मनोज, पिछले 13 वर्ष से वह तुम्हारे व्यंग बाण सहती रही, तुम्हारी इन्हीं बातों को सुनती रही थी। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को सराहा नहीं, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेख निकाली। फिर भी वह चुप रही। लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन वह सहन ना कर पाई। अपनी जहरीली बातों से उसने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उस रात में अपने कमरे में लेकर आई थी तो वह रात भर जागती रही। तो उसके आंसुओं से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वह यहाँ घुट घुट कर जिए। इसलिए जब उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी, ताकि वह सुकून से रह सके। और यह भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। माँ की बातें सुनकर मनोज के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगी। धीमी आवाज़ में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देवकी जी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता बेटा, तुम तो उसे हर बात पर गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, यह बात तुम्हें समझ ली होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना यह घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। मनोज अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआसे हो गए। बच्चों की बातें सुनकर मनोज का दिल और ज़्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं मांग लूँगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मनीषा के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ मनीषा को लेने। पापा, हम भी साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए बोले। मनोज ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और बिना देर किए मनीषा की सहेली रिया के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। मनोज की आंखों के सामने मनीषा का चेहरा घूम रहा था। उधर मनीषा अपनी सहेली रिया के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए मनीषा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनकी भोली भाली चेहरे, उनकी मासूम बातें उसे बेहद याद आ रही थी। रिया, जो उसे कई दिनों से उससे इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। मनीषा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रिया, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूँ, मनीषा ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खुला और सामने खड़े मनोज को देखकर रिया अवाक रह गई, जिसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। मनोज ने नीचे झुकते हुए कहा, रिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं मनीषा से बात करना चाहता हूँ। रिया ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। मनोज के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर मनीषा की आंखें खुशी से फैल गई। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए अंदर आए थे। उसकी ओर दौड़े। मनीषा ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। ऐसे बच्चे तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज़्यादा तंग तो नहीं करते? रुआसी आवाज़ में मनीषा ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी तोतली हुई आवाज़ सुनकर मनीषा का दिल भर गया। उसने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मनीषा फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मनीषा की नज़र मनोज पर गई। वह दरवाजे के सामने खड़ा माँ और बच्चों का मिलन देख रहा था।
मनीषा को हैरानी तो इस बात पर हुई कि मनोज की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर मनोज ने गहरी सांस लेकर कहा, मनीषा, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस यह कहने आया हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ वापस चलो। फिर मनीषा ने कहा, मनोज, माफ़ी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद ज़रूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा मनीषा, मनोज ने कहा और फिर नज़रें नीचे करते हुए बोला, तुम्हारी ज़िंदगी के वह 11 साल तो तुमने घुट घुट कर गुजारे हैं। वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। मनीषा ने नज़र उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उसकी आंखों से झांक रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मनोज ने राहत की सांस ली। मनीषा ने मुड़कर रिया की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने गोल मटोल चेहरों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ की दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और मनीषा अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।